हम कर रहे हैं ग्राफ ड्राइंग। ग्राफ ड्राइंग से पहले एक एक टॉपिक और डालेंगे। फॉर्म्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सबसे पहले आती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। हम तो यूज भी करते हुए आ रहे हैं। क्या होती है किसी, और पहले भी बताई थी जहां मैंने इक्वेशन सॉल्विंग से पहले, क्या होती है जनरल फॉर्म किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जी। ये होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। वाई इज इट लीनियर? तो इसकी डिग्री वन है, इसलिए ये क्या है, लीनियर। वाई इज इट इक्वेशन? क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, जिससे एलएचएस और आरएचएस दो पार्ट बने हुए हैं। वाई इज इट इन टू वेरिएबल? Here x and y are treated as variables और a b और c क्या है यहां पर? कांस्टेंट्स हैं। एक्चुअल इक्वेशंस में यहां पर हमको क्या दिखाई देंगे? रियल नंबर्स दिखाई देंगे। तो ये वाली जो फॉर्म होती है, ये क्या कहलाती है इसकी? जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। किसकी? किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लियर है? अब इसकी कुछ फॉर्म्स और होती हैं, और वो फॉर्म्स, उसमें दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले उन दो वर्ड्स को समझ लेते हैं। एक वर्ड आता है स्लोप। ये स्लोप का मतलब क्या है, हम केवल अभी इतना ही समझ सकते हैं, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है अभी। तो हम केवल इतना ही पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टीपनेस, कम स्टीपनेस। छोटे बच्चे जो इन्फेंट टाइप होते हैं, उनकी जो स्लाइड होती है स्कूल वगैरह में, वो बहुत मिनिमम स्लोप के साथ होती है। उसकी स्टीपनेस बहुत कम होती है। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे गार्डन वगैरह की स्लाइड में जाने लगते हैं। ये उनके प्ले ग्रुप की स्लाइड है, स्कूल वाली। लेकिन गार्डन वगैरह में देखेंगे तो वो मीडियम एज के हिसाब से बनाई जाती है, स्टीपनेस बढ़ा दी जाती है। और फिर कई जैसे अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह होते हैं जिनमें आप मजे लेने के लिए ही जाते हो, बिल्कुल हिम्मत है तो करके दिखा। उसमें इस स्टीपनेस को क्या कर देते हैं, और बढ़ा देते हैं। अब आजा, खट से फिसल कर नीचे आ जाएगा, तो फिसल कर नीचे आ जाए, जिसमें दम है वो कर ली। और इतनी बड़ी बड़ी बनाते हैं कि एक बार मन में थ्रिल आ जाता है। उसका पर्पस ही यही होता है। तो ये जो हम लोगों ने स्टीपनेस चेंज की, इसको ज्योमेट्री में टेक्निकली क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। 11वीं क्लास में जाओगे तो एक और नाम आएगा, ग्रेडियंट। इसका एक और नाम होता है ग्रेडियंट, है ना। कोई बात नहीं, हमारी बुक में वो ये नाम यूज नहीं किया है, तो हमें सीखने की भी जरूरत नहीं है। पर क्या यूज किया है हमारे यहां स्टीपनेस के लिए? टेक्निकल वर्ड स्लो। अभी किसके साथ बना रही है ये? क्या हो रहा है यहां पर? ये एंगल, ये जमीन है, मेरा पेन जमीन है, और ये वो स्लाइड है, ये प्ले ग्रुप वाली, ये गार्डन वाली, और ये अम्यूजमेंट पार्क वाली। क्या बढ़ रहा है इसका? स्लोप बढ़ रहा है या स्टीपनेस बढ़ रही है। लेकिन अगर ज्योमेट्री की लैंग्वेज में बोले तो क्या बढ़ रहा है इसका? एंगल मेड बिटवीन द स्लाइड एंड द अर्थ। जमीन, ग्राउंड और इसके बीच का क्या बढ़ रहा है? ये एंगल बढ़ रहा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगी। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगी। इज दिस क्लियर? तो स्टीपनेस इज कॉल्ड स्लोप। और ये किसके साथ बनती है? तो स्लोप का फॉर्मूला होता है
टेन वैल्यू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, टेंथ में पढ़ोगे, अभी केवल वैसे ही समझा रहा हूं। टेन वैल्यू ऑफ एंगल मेड बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जो आप क्लास टेंथ में पढ़ोगे, और इसकी वैल्यू एंगल के हिसाब से चलती है। जितना एंगल बढ़ा उतनी इसकी वैल्यू बढ़ी। 90 पर जाकर ये हाईएस्ट हो जाती है, इनफाइनाइट। ठीक है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्लोप बढ़ता जाएगा। इसके कारण अगर कोई लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है और वो ये 30 डिग्री बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन टेन थर्टी। क्या होगा? टेन थर्टी। ये एक टेबल वैल्यू होती है, जब आप टेंथ में आओगे तब आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। उतना ही यहां पर इसका स्लोप बोल दिया जाएगा। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो स्लोप सिंपल लैंग्वेज में स्टीपनेस, बस। स्लोप ज्यादा मतलब लाइन एक्स एक्सिस से ऊपर ही, उतनी ही ऊपर उठ जाएगी। अगर मैं एक ही ग्राफ पर तीन लाइन बनाऊं, एक ये रही, एक ये रही, दो ही बनाता हूं चलो। ठीक है। किसका स्लोप ज्यादा? ये L1, ये L2। किसका स्लोप ज्यादा? L2 पर। देख के पता लग रहा है। ज्यादा अच्छे से पता कब लगेगा? जब वो मुझे एंगल मेंशन कर दे यहां पर। जिसका एंगल ज्यादा, किधर की तरफ से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से। जिसका एंगल ज्यादा, उसका स्लोप ज्यादा। ठीक, क्लियर है ये चीज? एकदम पक्का। तो आपके मन में ये नहीं आया कि सर ये वाली लाइन कैसे बनेगी फिर? तो अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से इसका एंगल 150 डिग्री है, तो किसका स्लोप ज्यादा? इसका ज्यादा। तो 90 के बाद, 90 डिग्री एंगल के बाद स्लोप नेगेटिव हो जाता है। इसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? ये ग्रोथ पैटर्न्स को शो करती है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो लाइन कैसी बन रही है? ऊपर बढ़ती हुई। दीज लाइंस आर कॉल्ड पॉजिटिवली स्लोप। और ये लाइन कैसी है? लेफ्ट हैंड साइड से जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो ये लाइन नीचे आ रही है। इट इज शोइंग डिक्रीमेंट। इट इज शोइंग डिक्रीमेंट। और इनका स्लोप क्या माना जाता है? नेगेटिव स्लोप माना जाता है। ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? हमको क्या सीखना है? एक तो स्लोप किसे कहते हैं, और दूसरी चीज इंटरसेप्ट किसे कहते हैं। सिचुएशन देखो। ये एक लाइन है, डन। इसने एक्स एक्सिस पर
ओरिजिन से कितना बड़ा लाइन सेगमेंट कट किया। अब ये मैं लिखना भूल गया यहां पर, द लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट के बारे में तो बताया ही नहीं मैंने वर्डिंग में। तो वर्डिंग में नहीं बताया, कोई बात नहीं, यहां समझा रहा हूं। इस पॉइंट पर इसने एक्स एक्सिस को कट किया। तो जो ये लाइन सेगमेंट ओरिजिन और ये कटिंग पॉइंट के बीच में बना, ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का पोर्शन है ना ये, एक्स एक्सिस का पोर्शन है ना। पर क्या ये एक्स एक्सिस का पोर्शन है या नेगेटिव एक्स एक्सिस का पोर्शन है? नेगेटिव है। इसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी? नेगेटिव इंटरसेप्ट है ये। कैसा इंटरसेप्ट है? नेगेटिव। मान लीजिए ये पॉइंट -3,0 है, तो अब ये कितनी लेंथ का हुआ? 3 यूनिट का हुआ। लेकिन इंटरसेप्ट लिखा जाएगा तो कितना होगा? इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा ये? -3। इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकता है, पर किसी लाइन सेगमेंट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्या अंतर समझ में आया? पॉजिटिव साइड में कट करेगा तो हम इंटरसेप्ट को प्लस की तरफ से दिखाएंगे, और नेगेटिव साइड में कट करेगा तो हम इंटरसेप्ट को माइनस के दिखाएंगे। अब सोच के बताओ, वाई एक्सिस में कितना हुआ इंटरसेप्ट? कौन सा हुआ? तो ये हुआ। क्या कहलाएगा ये वाला पार्ट? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। मान लेते हैं ये 0,2 है पॉइंट, तो इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी हो गई? ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। क्लियर है? तो इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आया। तो एक फॉर्म तो पढ़ी हम लोगों ने, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एक फॉर्म और हमारे सिलेबस में है, दैट फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या होती है? तो ये होती है कि अगर मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0 वाली स्टैंडर्ड फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं? y इज इक्वस टू एम एक्स प्लस, अब कुछ और लेटर लेना पड़ेगा, सी से कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे तो सी लेते हैं हम यहां पर, ये सी और ये सी अलग अलग हैं, यहां सी डैश लगा लो चाहे तो। इस फॉर्म को बोला जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां पर जो ये x का कोफिशिएंट है, ये कहलाता है स्लोप। और जो ये कांस्टेंट टर्म बनती है, ये होती है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन देखेंगे। इट इज एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, वर्कशीट से एक्सरसाइज 2 का। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? फर्स्ट पार्ट में उसने हमको एक इक्वेशन दी, 3x + 4y = 12। किस फॉर्म में है ये? किस फॉर्म में है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर हम 12 को भी इधर ले आए तो ये -12 = 0 बना दूंगा मैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। यानी इस इक्वेशन को वो स्टैंडर्ड फॉर्म से किस में कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर रहा है हमसे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर रहा है। कैसे करेंगे? क्या डिमांड करती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y अकेला एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। तो इसमें से y की वैल्यू को हमको सेपरेट करना है।
तो y की वैल्यू सेपरेट करने के लिए पहले 4y इधर रखा और 3x उधर भेज दिया। कोई दिक्कत किसी को? और फिर अभी क्या है, y की वैल्यू आई, अभी ये किसकी वैल्यू है, 4y की वैल्यू है। मुझे y की वैल्यू चाहिए इसमें से, तो इस 4 का क्या करूं, 4 को भी उधर भेजो। तो y इज इक्वल टू 12 - 3x/4। जनरली ये काम करना आता है, लेकिन यहां पर लगती है एक स्टेप और। क्या है वो स्टेप? ये जो 4 कॉमन डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स का, इसको दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग लिखना पड़ता है। दैट मीन्स y कैन बी रिटन एज 12/4 -3x/4। इज दिस क्लियर? और अब अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो सिंप्लीफिकेशन जरूर करेंगे। जैसे यहां 4 से 12 कैंसिल आउट होके आया 3, और यहां कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। क्लियर? तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो फाइनली क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू mx+c में क्या बना, y इज इक्वल टू -3/4x+3। और अब कंपेयर करो इसको y इज इक्वल टू mx+c, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इसको कंपेयर करो। तो यहां से y इज इक्वल टू किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये क्या होती है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx+c। y की जगह y है एलएचएस में, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू है। पहली टर्म यहां क्या है, mx, यहां क्या है -3/4x, x की जगह x आ रहा है, m की जगह क्या आ रहा है, हेयर m इज इक्वल टू -3/4। m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। और फिर प्लस की जगह प्लस आ रहा है, या माइनस होता तो, या माइनस होता तो ये -3 होता तो, बिल्कुल हम ऐसे ही लिख देते। अभी तो सी की वैल्यू 3 है, अगर यहां -3 बनता तो हम सी की वैल्यू -3 लिख देते, सी की वैल्यू -3 लिख देते। एम क्या होता है ये स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू -3/4। और सी क्या होता है, सी क्या होता है, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होता है ये, दैट इज 3। क्लियर है? पता है केवल हमसे लाइन पहचानवा सकता है वो 4 ऑप्शंस देके कि ये जो गिवन इक्वेशन थी 3x + 4y = 12, इस लाइन के लिए सिमिलर क्वेश्चन कर रहा हूं, सिमिलर ऐसे लाइन की इक्वेशन देता, 4 फिगर बना के दे देता ऑप्शंस में, और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लाइन। और पता है 4 फिगर कैसे बनाएगा, देखो, एक तो ऐसे बना दिया लाइन, है ना, दूसरी बनाई उसने ऐसी लाइन बनाई, तीसरी लाइन बनाई उसने ऐसी, और चौथी लाइन बनाई ये। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया है, एक नंबर का, जस्ट 1 मार्क, क्योंकि एमसीक्यू है ना। लेकिन लॉजिक बहुत खतरनाक है इसका, जो ओलंपियाड ओलंपियाड देते हैं उनके लिए तो ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। क्यों है ये अच्छा, हमको केवल स्लोप और इंटरसेप्ट की बेसिस पर, इसने कोई मार्किंग नहीं की यहां पर, किस नंबर से पास हो रही है, किससे पास हो रही है, कोई मार्किंग नहीं की। केवल स्लोप और इंटरसेप्ट के साइन के बेसिस पर हमको इस लाइन को पहचानना होता है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा इसको, पहला काम क्या करना पड़ेगा, मन ही मन में इसको y इज इक्वल टू mx+c की फॉर्म में बदलने की कोशिश करो। और उसमें भी वैल्यू मत निकालो, केवल साइन निकाल लो कि स्लोप का साइन क्या है और इंटरसेप्ट का साइन क्या है, आंसर मिल जाएगा फॉर श्योर। हम तो ऊपर निकाल ही चुके हैं पूरा। स्लोप कैसा आया, नेगेटिव आया,
और इंटरसेप्ट कैसा आया? पॉजिटिव आया। आया था ना? ऊपर निकाला था तो इंटरसेप्ट कैसा आया था? केवल साइन देखो, पॉजिटिव है, और स्लोप का साइन नेगेटिव है। कल मैंने एक बात बताई थी, अगर स्लोप नेगेटिव होती है तो लाइन फॉलिंग लाइन होती है, टुवर्ड्स राइट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड फॉलिंग लाइन होती है। और अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो राइट साइड को चलते हुए लाइन राइजिंग लाइन होती है। इज दिस क्लियर? अब हमारे पास देखो स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन राइजिंग लाइन के हैं, हट गए। किसके बेसिस पर हट गए? केवल स्लोप पता होने से हट गए ये दोनों ऑप्शन। स्लोप भी नहीं पता, सॉरी सॉरी सॉरी, स्लोप भी नहीं पता, स्लोप का साइन पता है बस हमको। केवल केवल स्लोप के साइन के बेसिस पर हम लोगों ने ये दो ऑप्शंस हटा दिए। किसी को दिक्कत इसमें? किसी को दिक्कत नहीं? चलो अब देखते हैं इंटरसेप्ट का साइन कैसा है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव। यहां देखो ये लाइन वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है, नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड? इसमें ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है, जबकि इस ऑप्शन में जो ये इंटरसेप्ट बन रहा है ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। हमें कौन सा चाहिए? हमें कौन सा इंटरसेप्ट चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। दिस इज द फोर्थ ऑप्शन विच इज करेक्ट ऑप्शन। केवल किसके बेसिस पर हमने सेलेक्ट किया इसको? साइंस ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। थर्ड फॉर्म, नॉट रिलेटेड टू नाइन्थ, अगर कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखना चाहता है, 11th क्लास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, शर्तें लगाने के लिए। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। अगर कोई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन है, और मैं उसको कैसा कन्वर्ट कर दूं? एक्स अपॉन एम प्लस वाई अपॉन एन इक्वल्स टू वन। इक्वल्स टू में क्या चाहिए? वन चाहिए। तो जो एक्स के नीचे नंबर आता है ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस होता है, ये एन लिखा है मैंने। और जो वाई के नीचे नंबर आता है ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होता है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है। चलो इससे करवाता हूं, यहां से -12 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या होगा? अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको आरएचएस में ले जाइए। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। ठीक बात है? ऑलरेडी आरएचएस में हो तो कांस्टेंट टर्म एक थैंक यू बोल देना उसको मन में। इसने हमारी एक स्टेप बचा ली, ऑलरेडी आरएचएस में दे दी। अब इस 12 का क्या करूंगा मैं? इधर डिवाइड कर दूंगा। 12 का क्या करूंगा? एलएचएस में डिवाइड कर दूंगा। 3x प्लस 4y अपॉन 12 इक्वल्स टू, तो अगर 12 का डिवीजन किया है तो यहां क्या बचा आरएचएस में? जीरो। जीरो तब बचता है बेटा वेदिका जब हम जीरो। इस करके लेके आते हैं बेटा। अगर हम डिवीजन में लेके आते हैं तो वो अपनी जगह वन छोड़ता है। उसके बाद क्या कर, ओके सर। इस 12 को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 3x/12 प्लस 4y अपॉन 12 इक्वल्स टू 1। और फिर क्या करेंगे? इनमें कैंसिलेशन कर देंगे, ये 4 ये 3। क्या बनी फॉर्म? x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट कहां पर आया? +4 पे आया। पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस कट करेगा ये लाइन।
और वाई इंटरसेप्ट कितना आया, +3 आया। ये वाई एक्सिस को भी पॉजिटिवली कट करेगी। तो यहां से भी पता लगता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। यहां एक्स, सॉरी, एक्स एक्सिस को तो पॉजिटिवली कट किया, लेकिन वाई एक्सिस को नेगेटिवली कट किया। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पर एक्स को नेगेटिवली कट किया, वाई को भी नेगेटिवली कट किया। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पर वाई को पॉजिटिवली कट किया लेकिन एक्स को नेगेटिवली कट किया। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें एक्स को भी पॉजिटिवली कट किया और वाई को भी पॉजिटिवली कट किया। क्लियर है ये? पक्का?